अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, आज हम जिस तरह हमने डेली बेसिस पे सीरीज स्टार्ट की हुई है, हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल के आर्टिकल्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। सो आज हम जो यानी कि आर्टिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं एडिटोरियल के तीनों, वो हमारे 3 अगस्त 2025 के हैं। सो देखते हैं कि हमारा पहला कौन सा आर्टिकल है। पहला आर्टिकल हमारा एडिटोरियल का है हाइब्रिड रूइंग के नाम से। देखते हैं इसके अंदर क्या हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बेसिकली पीटीआई के बारे में है कि आपको पता है जैसे उनको 10-10 साल की तकरीबन सजाएं सुना दी गई हैं 9 मई के केसेस में। उसके बारे में बात की जाएगी इस आर्टिकल के अंदर कि किस तरह से हमारा जो जुडिशियल जस्टिस सिस्टम है वो किस तरह से कंप्रोमाइज हुआ है, या किस तरह प्रेशराइज यानी कि पॉलिटिकल केसेस यानी कि बेस पे फैसले दिए गए हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि राइट के मुताबिक ये रिवेंज लिया गया है। देखते हैं और इसके अलावा क्या डिस्कशन हो रही है इसके अंदर। सो दोस्तों, रिसेंटली एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो हैं उन्होंने पीटीआई लीडर्स और वर्कर्स को सजाएं सुनाई हैं। ये जो सजाएं सुनाई हैं ये 9 मई के केसेस में सुनाई गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में दोस्तों पहली बार इस तरह से हुआ है कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स को टेररिज्म लॉज उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया। ये जो केसेस हैं दोस्तों, ये राइटर कहता है कि ये फेक और वीक केसेस लगते हैं। ये पॉलिटिकल रिवेंज लगता है, जिस तरह पॉलिटिकल रिवेंज लिया गया और इन्हें सजाएं सुना दी गई हैं। जब इन्हें सजाएं सुनाई गई तो दोस्तों जो इलेक्टेड मेंबर्स थे पीटीआई के, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63(1)(h जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके मुताबिक इनको फौरी डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी कि डिसीट कर दिया। सो जिसकी वजह से उन्हें सजाई भी होगी और इनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। अब दोस्तों राइटर ये कहता है ये जो लार्ज स्केल यानी कि जितने बड़े लेवल पे ये सजाएं सुनाई गई हैं या एक्शन लिया गया पॉलिटिकल यानी कि लोगों के खिलाफ, ये इससे पहले डेमोक्रेटिक टाइम्स में ऐसा नहीं हुआ। माशाल्लाह में हुआ होगा, लेकिन डेमोक्रेटिक टाइम्स में इतना बड़ा यानी कि क्रैकडाउन नहीं हुआ जितना पीटीआई पे हो रहा है इस टाइम। इसके अलावा दोस्तों जो पॉलिटिशियंस हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं, आप देखें वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे होते हैं, सिविलियन रूल की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे पावर में आते हैं तो फिर वो हर तरह की वैल्यूज को भूल जाते हैं। सिमिलरली जजेस की अगर हम बात करें दोस्तों, वो भी एक टाइम पे जुडिशियल फ्रीडम की बात कर रहे थे, लेकिन जब अब प्रेशर पड़ा उन पे तो राइटर के मुताबिक उन्होंने सरेंडर कर दिया। सो दोस्तों, अपोजिशन पार्टीज का आपको पता है जिस तरह ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन एक बनाया, जिसमें उन्होंने ये तकाजा किया कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए ताकि ये चेक किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे तोड़ा गया है। ये जो कमीशन होगा ये जजेस को, जनरल्स को और पॉलिटिशियंस को, जनरल्स को और पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल ठहराए, और इसके अलावा दोस्तों मतलब कि इनकी अकाउंटेबिलिटी करे। इसके अलावा दोस्तों कहा गया है इससे यानी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कि डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी का एक नया चैप्टर हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ये जो हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें मिलिट्री और सिविलियन रूल मिलके जो हुकूमत चला रहे हैं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए, ये इनका कहना है। दोस्तों, हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर वो ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दोस्तों, वो अप्रूवल के लिए अभी भी पावरफुल फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ देखती हैं, उनसे मदद लेती हैं, पब्लिक से नहीं लेती, पब्लिक की तरफ नहीं देखती। यही हमारा मसला है। इसी वजह से जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है वो यानी कि हर गुजरते दिन के साथ वीक होती जा रही है। सो दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। एक और बात दोस्तों आपको करता चलूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब लाजमी करें। हम यानी कि ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, यानी कि एकेडमी हमने बनाई है ऑनलाइन, जिसमें सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी के बच्चों को बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप में से कुछ स्टडी करना चाहता है बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में, तो वो मेरे चैनल के थ्रू मेरा नंबर लेकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा आर्टिकल पे चलते हैं दोस्तों, डेट इज नो एडवांटेज। देखते हैं इसके अंदर दोस्तों, ये बेसिकली पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तल्लकात हैं, आपको पता है कि हमारा एक ट्रेड जो एग्रीमेंट है टैरिफ के रिलेटेड, वो दोनों के दरमियान साइन हो चुका है। उसके बारे में इसमें बात की जाएगी इस आर्टिकल के अंदर के जो यानी कि खास हमें फायदा नहीं हुआ इस एग्रीमेंट का, कैसे वो राइटर बताएगा। दोस्तों राइटर कहता है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील जो है वो साइन हो चुकी है। ये आप कह सकते हो कि स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू हुआ है। अब उम्मीद की जा रही है कि यूएस जो है वो यानी कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है यूएस में वो मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले भी हमारी जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जाती है वो अमेरिका में जाती है। सो इस तरह की अगर हमारे तलकात मजीद बेहतर होंगे तो मजीद एक्सपोर्ट्स बढ़ने का आप अंदेशा कह सकते हो।
सो यूएस जो है दोस्तों उसने टैरिफ पाकिस्तान पे कम कर दिया है, पहले 29% लगाया था, लेकिन अब वो कम करके 19% कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान को जो स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया गया, कोई यानी कि वही इक्वल राइट्स दिए गए हैं जिस तरह दूसरे ममालिक को दिए गए हैं, उनसे हमें बेहतर नहीं डील किया गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वियतनाम था पहले, उस पर 46% यानी कि टैरिफ लगाया हुआ था, बांग्लादेश पे 37% लगाया था, लेकिन उनसे भी निगोशिएशन करने के बाद उन पे भी जो टैरिफ था वो 20% कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एज मिलना था पाकिस्तान को वो एज तो हमारा भी उतना ही हो गया जितना उनका, तो मतलब कि हम एडवांटेज में नहीं है, हमने भी उसी तरह की डील की है जिस तरह दूसरे ममालिक ने की है। ये राइटर कहना चाह रहे हैं। सो दोस्तों ये जो यानी कि एग्रीमेंट हुआ है, डील हुई है, इसे पब्लिक भी नहीं किया गया। राइटर ये कहता है कि जब तक इसे पब्लिक नहीं कर दिया जाता, अनसर्टेनिटी जरूर रहेगी कि इसके रिजल्ट क्या होंगे। इसके अलावा दोस्तों ट्रंप ने कहा है कि जो यानी कि पुरानी पॉलिसी है, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री फुली कॉपरेट नहीं करती या हमारे साथ एग्री नहीं करती, तो हम 10% दोबारा से एक्स्ट्रा टैक्स यानी कि उसके ऊपर लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। सो ये अगर एग्रीमेंट हुआ भी है तो ट्रम्प के मुताबिक अगर पाकिस्तान कॉपरेट नहीं करेगा वो 10% मजीद टैक्स लगा देगा। सो दूसरी तरफ राइटर ये भी कहता है कि जो इंडिया है दोस्तों, अगर उसने उस पर भी आपको पता है 25% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अगर वो हमसे बेहतर डील कर लेता है निगोसिएशन के थ्रू, तो पाकिस्तान को ये जो थोड़ा सा बेनिफिट नजर भी आ रहा है ये भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि फिर हम समझ लेंगे कि हमें कुछ भी एज नहीं मिला इस चीज में। सो ये जो डील है दोस्तों, ये कुछ शॉर्ट टर्म रिलीफ तो इसका राइटर कहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस की अभी हम बात नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म हमें सक्सेस मिले इकोनॉमी में, हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी कोस्ट की एनर्जी की जो कोस्ट है उसमें हमें चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने टैक्सेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमें ट्रेड पॉलिसीज को मजीद क्लियर और स्टेबल करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। अब चलते हैं तीसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा स्टारवेशन पॉलिटिक्स के नाम से। दोस्तों इसके अंदर हम गजा के बारे में बात करेंगे कि जिस तरह गजा के अंदर आप देखें कि कितने लोगों का वहाँ पे कशी की जा रही है, वहाँ पे भूख से लोग मर रहे हैं, तो उसके बारे में इस आर्टिकल के अंदर बात की जाएगी। दोस्तों जो यूएस के ऑफिशियल है जिसका नाम स्टीव विटकॉफ है, उसने गजा की जो एड एरिया जहाँ पे गजा के अंदर लोगों को एड दी जा रही है, उन्हें यानी कि खाने पीने की चीज़ें दी जा रही हैं, वहाँ का उसने विजिट किया है। और ये विजिट उसका ये चीज़ शो करता है कि वेस्ट जिस तरीके से गजा में यानी कि लोगों को एड दे रही थी वो मुकम्मल फेल हो चुकी है। कैसे? वो अभी देखते हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने गजा को एड देने का फैसला किया, तो इसराइल ने वो रास्ते ब्लॉक कर दिया ताकि वो एड गजा के अंदर पहुंच ही ना सके। सो बजाय इसके कि ये जो यूनाइटेड नेशन की एड थी इसको गजा तक पहुंचाया जाता है, यूएस ने क्या किया, उसने एक नया अपना सिस्टम लॉन्च कर दिया गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम से। उसने कहा ये जो सिस्टम होगा ये अब हमारा सिस्टम होगा, हम इसको सपोर्ट करते हैं और ये गजा के लोगों को यानी कि खुराक पहुंचाएगा। अब ये जो सेंटर बनाया गया दोस्तों, ये बहुत ही, इसमें जो मैनेजमेंट थी वो बहुत बुरे तरीके से की गई, जिसकी वजह से ये डेंजरस प्लेसेस बन गई। कैसे? वहां पे तकरीबन 1300 पैलेस्टीनियन ऐसे थे दोस्तों के जब वो खाना लेने के लिए लाइनों में लगते थे तो तकरीबन 1300 लोग उनमें से मारे गए। कुछ लोग ऐसे थे कि क्राउड इतना ज्यादा आ गया, इतनी तो भूख है वहां पे, इतने लोग बाहर निकले तो दकमपेल में वो इतने लोग मारे गए। कुछ ऐसे थे कि इसराइली फौज ने उन्हें यानी कि गोली मार के कत्ल कर दिया, उन्हें शहीद कर दिया। सो गजा जो है दोस्तों ये वहाँ पे बहुत ज्यादा यानी कि भूख है जिसको वो फेस कर रहे हैं। 25% बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन्स है जो मल न्यूट्रिशन को फेस कर रही हैं वहाँ पे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो वाच है उसने तो रिफ्यूज किया है ये जो अमेरिका का सिस्टम था, ये जो अमेरिका ने फाउंडेशन बनाई थी, उसने इसके साथ एग्री नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि ये तो लोगों की जान ले रहा है, यानी कि वहां पे आके लोगों को कत्ल किया जा रहा है, 1300 पैलेस्टीनियन को मारा जा चुका है। तो उसने इसे ब्लड बाथ का नाम दिया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने। दोस्तों यूएस जो है वो अभी भी अपनी जो उसने फाउंडेशन बनाई है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक यानी कि गजा के लोगों के लिए एक बड़ा मसला है। दोस्तों कुछ पीस टॉक कॉन्फ्रेंस भी हुई है न्यूयॉर्क के अंदर, जो यानी कि जिसमें कहा गया कि हम टू स्टेट सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। हमास को जो वो वेपनाइज हुआ है उसको, यानी कि हम उसको उससे हथियार वापस लेना चाहते हैं और हॉस्टेजेस जो पकड़े हुए हैं उसको रिलीज करना चाहते हैं। इस पे बातचीत हुई वहां पे, जिसमें फ्रांस और कनाडा ने पैलेस्टीनियन को सपोर्ट किया कि इसकी अलग रियासत बननी चाहिए। सो दोस्तों अगर ये स्टेप बहुत यानी कि लिए तो जा रहे हैं लेकिन देर हो गई है, क्योंकि इसकी वजह से तकरीबन मोर देन 58,000 लोग वहां पे अपनी जान की बाजी हार चुके हैं।
सो वेस्टर्न कंट्रीज आप देखें दोस्तों, उनके डबल स्टैंडर्ड कैसे हैं कि इसराइल को तो स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, लेकिन इसराइल के जो होस्टेजेस पकड़े हुए हैं हमास ने, उस पे तो वो आवाज उठाता है, लेकिन जो पैलेस्टीनियन माने जाते हैं वहां पे खामोश हो जाता है। यूएस का जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो अपने यानी कि वो भी अब तस्लीम कर रहा है कि गजा के अंदर रियल स्टारवेशन है, भूख बहुत ज्यादा है। जो फॉर्मर यानी कि इसराइली जो फेमस इसराइली राइटर है डेविड ग्रोसमैन दोस्तों, उसने भी कहा है कि ये जो जीनोसाइड हो रहा है वहां पर गजा के अंदर, सो दुनिया को अब सिर्फ बातें करने की नहीं जरूरत, कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। उन्हें इस जंग को फौरी रुकवाने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन को दोबारा से एड शुरू करने की जरूरत है। पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। सो टू स्टेट सोल्यूशन ही इसका हल है। सो दोस्तों, ये हमारा तीसरा आर्टिकल था। आप देखें कि पूरा टॉपिक आपको कवर किया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ आर्टिकल, आपको उसमें सारे फैक्ट्स बताई जाते हैं, एक पूरा एनालिसिस किया जाता है, ताकि गजा के बारे में तक या जो भी हम टॉपिक करते हैं वो आपका पूरे उसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो सके। सो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप यानी कि मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।